Now we have to discuss torque on coil placed in a magnetic field. So here you can see that here we have a rectangular coil SPQR और इस rectangular coil को हमने magnetic field B में रखा है। ये आप magnetic field की direction देख सकते हो। एंड जो plane of coil है वो magnetic field के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब कि जो coil है ना तो हमने वो पैरेलल रखी है ना परपेंडिकुलर रखी है, हमने किसी भी रैंडम एंगल थीटा के साथ रखी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये एक्सिस है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई कॉइल सपोज ऐसे प्लेस करते हो, सो दिस कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज हाउ वी हैव प्लेस्ड दिस कॉइल। अब ये जो कॉइल है इट इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल। यू कैन सी दैट करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर जाती है। तो वही हमने डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से फोर्स यहाँ पे लगते हैं दैट हेल्प्स दिस कॉइल टू रोटेट। सो थीटा इज द एंगल विच प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेड्थ डिस्कस कर लेंगे। पी क्यू एंड एस आर की जो लेंथ है उसे हम ले लेते हैं एल, एंड एस पी एंड क्यू आर की जो ब्रेड्थ है उसे हम ले लेते हैं बी। सो दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल एंड वी हैव प्लेस्ड दिस कॉइल एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये चारों फोर्सेस डिस्कस करने हैं, F1, F2, F3, F4। तो हम F4 से स्टार्ट करते हैं, इस फोर्स से। अब देखो SP क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है I L क्रॉस B, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे SP पे फोर्स कितना लगेगा, इट विल बी इक्वल टू F4 इज इक्वल टू I L क्रॉस B। अब L यहाँ पे कौन सी लेंथ है, SP क्रॉस B। तो आपने ये जो लेंथ लेनी होती है ये वही डायरेक्शन लेनी होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। अब अगर हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, A B साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा A B इंटू साइन थीटा। जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन SP एंड B। अब आप ये देख सकते हो SP ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये, एंड B क्या है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ B। अब इन दोनों में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप ऊपर वाला देख सकते हो थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 180 डिग्री माइनस थीटा। नाउ साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट I, और SP की वैल्यू किसके इक्वल है, B के इक्वल, into B into sine of theta because sine 180 minus theta is sine theta. Now we have to discuss the direction of this force. अब direction of force find करने के लिए यहाँ पे है SP cross B, मतलब जिस प्लेन में SP और B लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वो फोर्स लाई करेगा। तो यहाँ पे जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो हम प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ SP, बिकॉज हमने क्या फाइंड करना है, SP क्रॉस B। तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो पहले हमने फिंगर्स प्लेस की इन द डायरेक्शन ऑफ SP, फिर हमने उन्हें कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो SP क्रॉस B हमारे पास ऐसे आएगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा थंब की डायरेक्शन वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगी। सो डायरेक्शन वी कैन फाइंड इट यूजिंग राइट हैंड रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। अब इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, force on current carrying conductor placed in magnetic field is given by I L cross B. तो F2 will come out to be I Q R cross P। अब Q R वेक्टर इस डायरेक्शन में है, B वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंड ये हमने स्पेसिफाई ऑलरेडी पहले कर लिया था दैट एंगल बिटवीन
plane of coil and magnetic field is theta, so this angle will come out to be theta only. And QR की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं, ये हमने ब्रेथ ली थी B, तो ये आ जाएगी B, तो हमारा आंसर आ जाएगा I B इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब हमने F2 की डायरेक्शन डिस्कस करनी है, तो डायरेक्शन हमें कौन देगा, QR क्रॉस B। तो हम फिर से राइट हैंड रूल लगाएंगे जैसे हमने F4 के लिए लगाया था। तो अब हम अपनी फिंगर्स किस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, QR की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स प्लेस करेंगे और फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो हमारा कुछ ऐसे आएगा कि पहले हमने फिंगर्स कैसे रखी थी, इन द डायरेक्शन ऑफ QR, फिर हमने उन्हें कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आएगा इस केस में इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द फोर्स विल बी डायरेक्टेड इन द प्लेन ऑफ कॉइल डाउनवर्ड्स। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स हमने F4 फाइंड किया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, आई बी इंटू साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, आई बी इंटू साइन थीटा। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Therefore, F4 will cancel out F2। अब हमने कैलकुलेट करना है फोर्सेस F1 एंड F3। सो लेट अस स्टार्ट विद फोर्स F1। अब F1 इस पे लग रहा है फोर्स PQ पे, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा IL क्रॉस P। तो यहाँ पे जो F1 आएगा वो आएगा I PQ क्रॉस P। अब PQ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, B वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो PQ एंड B के बीच जो एंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट विल कम आउट टू बी I PQ इंटू B इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। अब PQ की हमने जो लेंथ है वो L ली थी, सो दिस विल कम आउट टू बी I इंटू L इंटू B बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब हमने डिस्कस करनी है इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे I और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम दो रूल्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड पाम रूल। तो हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लेते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना होता है, आपको राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो प्लेस करनी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आपको थंब प्लेस करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप इस तरह अपनी पाम प्लेस करोगे राइट हैंड की। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आप पाम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वो परपेंडिकुलर आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स, ऐसे आ जाएगा इस पे परपेंडिकुलर। तो वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में फोर्स की डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस। तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। सो द डायरेक्शन of the force will be perpendicular to plane of paper outwards. Now we have to discuss force F3. तो F3 पे फोर्स क्या आएगा, RS क्रॉस P। अब RS की ये वाली डायरेक्शन है एंड B की ये वाली डायरेक्शन है, तो इन दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी RS B इंटू साइन 90 एंड RS की लेंथ को हमने L लिया है, तो ये आ जाएगा I इंटू L इंटू B, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट है और B है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे फिर से राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिंगर्स प्लेस करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो थंब है वो प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब वी विल प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपने पाम अब आपकी उस साइड है, तो उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स, मतलब ऐसे थर्ड एक्सिस में आएगा। तो यही यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि जो फोर्स F3 आएगा वो परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स आएगा। सो F3 विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड्स। ये कैसे था, आउटवर्ड्स। अब एक फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, एक
फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब इस बात को हम इसके टॉप व्यू से समझ सकते हैं कि मान लो हम इसे यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू हमें कैसे लगेगा? टॉप व्यू से हमें सिर्फ ये PS दिखाई देगी, तो हमें PS ऐसे दिखाई देगी, दिस इज़ P, दिस इज़ S, ठीक है। इसके पीछे नीचे ये Q and S पॉइंट होगा। अब P पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, तो ये F1 फोर्स हो गया, क्योंकि जब हम ऊपर से इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर आउटवर्ड्स हमें ऐसे दिखाई देगा। और ये जो फोर्स F3 है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स, और हम यहाँ अगर ऊपर से ऑब्ज़र्व करें तो ये फोर्स हमें ऐसा दिखाई देगा, परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स, ठीक है। हम ऊपर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस कॉइल को, तो ऊपर से हमें सिर्फ ये दिखाई देगा और हमें ये फोर्सेस दिखाई देंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें ऐसे दिखाई देगा कि वो PS मतलब प्लेन ऑफ कॉइल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सो दीज टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल एंड दे विल एक्सर्ट टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से ये जो सारी कॉइल है वो रोटेट कर जाएगी। तो यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कि हम ऐसी एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल पे 4 फोर्सेस लगते हैं, ये F4 और F2 तो कैंसिल कर जाते हैं, ये F1 एंड F3 जो फोर्सेस होते हैं वो एक कपल फॉर्म करते हैं और इस कॉइल को ऐसे रोटेट करवा देते हैं। अब हमने वैल्यू ऑफ टॉर्क फाइंड करनी है कि इस पे जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। फोर्स यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू फोर्सेस, इनटू आर्म ऑफ कपल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो आएगी I इंटू L इंटू B। अब अगर हमने इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आप ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1, और यहाँ इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। So the value of torque will come out to be ILB into perpendicular distance, and perpendicular distance we can take it to be equal to ST। ये perpendicular distance हो जाएगा दोनों forces के बीच में। अब जो PS है उसकी लेंथ कितनी है? B, एंड अगर ये एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब यहाँ पे हमने ST की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं, इस ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा? ST ओवर PS, एंड PS की वैल्यू क्या है? B, तो ST की वैल्यू आ जाएगी B cos थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस विल कम आउट टू बी B cos थीटा। तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा ILB, ये फोर्स की वैल्यू, एंड आर्म ऑफ कपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस दैट इज B cos थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा I इंटू L इंटू B इंटू cos थीटा। सो L इंटू B क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज एरिया ऑफ दिस लूप। तो ये आ जाएगा I इंटू A इंटू B इंटू cos थीटा। और अगर ये एक लूप नहीं है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस वैल्यू को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू NIAB cos थीटा। एंड यहाँ पे जो थीटा एंगल है हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इट इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अ केस। नाउ सपोज हम कॉइल पे एक नॉर्मल बनाते हैं। अब आप फिर से आप इसे इस फिगर से समझ सकते हो कि सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल आपने प्लेस की थी सच दैट प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही थी? थीटा। अब सपोज हम इस कॉइल पे नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब इस कॉइल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? अब यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर शो कर रही हूँ कॉइल का, तो कॉइल का परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम अल्फा ले लेंगे, ठीक है। तो थीटा एंगल है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हमने ये यहाँ पे एंगल अल्फा लिया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये कॉइल है, ये उसका परपेंडिकुलर है,
तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। सो थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा साइन अल्फ़ा के इक्वल। तो ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन अल्फ़ा। तो टॉर्क आ जाएगा NIBA साइन अल्फ़ा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार हमें एंगल गिवन होता है बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कई बार हमें एंगल गिवन होता है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जहाँ पे हो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड आपने कॉस थीटा यूज़ कर लेना है, अगर हो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड तो आपने अल्फ़ा यूज़ कर लेना है, साइन अल्फ़ा यूज़ कर लेना है। सो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप। अब हमने फर्दर 2 केसेस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस इफ थीटा इज़ 0। अब थीटा क्या है, थीटा 0 हो मतलब ये जो कॉइल है ये उसी डायरेक्शन में आप प्लेस कर दो जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो कॉइल इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा NIBA cos 0। cos 0 इज़ 1, सो इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो अगर आप चाहते हो कि कॉइल पे मैक्सिमम टॉर्क लगे तो आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल में 0 डिग्री का एंगल होगा। एंड सेकेंड केस इज़ व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, मतलब ये जो कॉइल है ये आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे रख दी। सो इन दिस केस द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क आ जाएगा 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉर्क ऑन कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। One thing you have to keep in mind that this expression for torque it holds for a planar loop of any shape। अगर ये रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, कोई भी शेप हो तो टॉर्क की वैल्यू इतनी ही आएगी। सो टॉर्क की वैल्यू शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करती है। तो टॉर्क सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एरिया ऑफ लूप कितना है एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ लूप।